ये एक जगह के बारे में गूगल रिव्यूज है, एक बार गौर से पढ़ो। जर्मन, ब्रिटिश एंड इटालियन आर्किटेक्चर इस ब्यूटी को बीट नहीं कर सकता। जो स्मेल है इधर वो बहुत प्लेजेंट और फ्लोरल है, एब्सोल्यूट ब्यूटी। मैंने ऐसा लैंडमार्क अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। हॉटेस्ट न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली एरिया में फ्रेश एयर एंजॉय करने के लिए बेहतरीन जगह। ये गूगल रिव्यूज दिल्ली के कौन से लैंडमार्क के बारे में है? गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली का कचरे का पहाड़। ये सारी कमेंट सार्कास्टिक है क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल के अराउंड इतनी भद्दी स्मेल आती है और हवा में इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं कि लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। इसमें स्मेल के साथ साथ ऐसी धुआं आता है, ऐसा पोल्यूशन आता है कि जो बीमारियों की जड़ है। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की राजधानी। अगर आपको लगता है कि आप गाजीपुर में नहीं रहते तो आपकी सिचुएशन ठीक है, तो वापस से सोच लो। एयर पोल्यूशन की वजह से ऑन एवरेज एक इंडियन सिटीजन की लाइफ 5 साल कम होती है। हाँ, 5 साल। तो जब एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है उसकी एज 0 से नहीं बल्कि -5 से स्टार्ट होती है। ये नंबर न्यू दिल्ली के लिए है -12। पर एयर पोल्यूशन के बारे में कितने लोग बात करें इलेक्शंस के लिए? सिचुएशन इतनी खराब है कि कचरा साफ करवाने के लिए दिल्ली में डेनिश एम्बेसडर को एक वीडियो बनाना पड़ा, जिसके बाद कचरा साफ हुआ। हम तो हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र और कास्ट सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। इतने लोगों ने सिविक इश्यूज के बारे में बात करी है, वो इश्यूज जो हमारे लिए जरूरी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन से इंडिया में घर के अंदर जिंदगी बहुत अच्छी है, पर घर के बाहर जिंदगी मानो नर्क है। क्योंकि घर के बाहर इंडियन शहरों की हालत इतनी बेकार है, पर फिर भी लोग कुछ करना नहीं चाहते उसके बारे में। 17 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे शहर हमारी इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स है। कौन सी ड्राइविंग फोर्स जब रोड पर कचरा हो, हवा में पोल्यूशन और होर्डिंग से लोगों की जान जा रही हो। 13 मई को एक 250 टन की होर्डिंग मुंबई के घाटकोपर इलाके में गिर गई। 13,000 किलोमीटर दूर एक नौजवान यश चंसोरिया अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहा था यूएस से, पर उसका फोन लग नहीं रहा था। इसलिए अपने दोस्त की मदद से उसने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी मुंबई में। उसके पेरेंट्स जबलपुर से मुंबई आए थे यूएस की वीजा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने, ताकि वो यश से यूएस में मिल सके। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के दौरान वो एक पेट्रोल पंप में रुके अपना फ्यूल टैंक भरने के लिए, पर उनको ये नहीं पता था कि ये उनका लास्ट स्टॉप होने वाला है। मनोज चंसोरिया और उनकी बीवी अनीता चंसोरिया करीब 17 लोगों में से थे जिनकी मौत हो गई होर्डिंग कोलैप्स से। पर आपको एक चीज़ बताऊं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो होर्डिंग तो इलीगल थी, पर वो पेट्रोल पंप भी इलीगल निकला। पर हम में से कितने लोग इन सिविक इश्यूज को एक इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में, और यही चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिविक इश्यूज की क्या हालत हो गई है। इस वीडियो में मैं बस 3 चीज़ों पर फोकस करूंगा। जब आप किसी नए शहर में आते हो, आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक सस्ता सा घर मिल जाए, साफ सुथरे एरिया में मिले और जहां अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसीलिए मैं 3 प्रॉब्लम्स पर फोकस करूंगा: हाउसिंग की प्रॉब्लम, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। और मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा देश के सबसे बड़े शहरों के उदाहरण से, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। सोल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा मैं, ताकि आप अपने पब्लिक लीडर्स को अकाउंटेबल रख सको। सबसे पहले हाउसिंग के बारे में बात करते हैं। ये है धारावी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम और दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक। करीब 8.5 लाख लोग 55,000 घरों में इधर रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई में एक सस्ता घर मिलना मानो नामुमकिन है। आज करीब 32,000 लोग मुंबई के हर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये कितना ज्यादा होता है ये अंदाजा लगाने के लिए दूसरे शहरों से कंपेयर कर लो। मुंबई में घरों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक 2014 की स्टडी ने दिखाया कि 80% परिवार महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के सब्सिडाइज्ड फ्लैट्स भी नहीं खरीद सकते। आप बोलोगे पर ये तो 10 साल पुरानी रिसर्च है, तो लेटेस्ट रिसर्च देख लेते हैं। 2023 में एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिलीज हुआ था जिसने ये देखा कि इंडिया के शहरों में आपको कितनी इनकम देनी पड़ती है एक घर के लोन की EMI के लिए, और अनसरप्राइजिंगली मुंबई सबसे खराब सिचुएशन में था। तो मुंबई सपनों के शहर में एक ढंग का घर नहीं मिल सकता? नहीं, और इसके पीछे कई कारण है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहला कारण है कि मुंबई में इतनी लैंड ही नहीं है। ये मुंबई का मैप है। अगर आप नोटिस करोगे तो मुंबई एक पेनिनसुला में है, यानी कि 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है। अब इसका मतलब है कि मुंबई एक पोर्ट सिटी तो बन गई,
पर शहर के लिए किसी भी दिशा में एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो साइड में एक्सपैंड नहीं कर सकता शहर, तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? वो वर्टिकली एक्सपैंड कर ले, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाए। पर इधर एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसको कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मुंबई में किसी भी बिल्डिंग की हाइट को कंट्रोल किया जाता है फ्लोर एरिया रेशो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स से। फ्लोर स्पेस इंडेक्स डिसाइड करता है कि आप किसी भी जमीन पर कितना एरिया बना सकते हो। जैसे अगर FSI 1 है यानी कि 1 है और मानो आपका प्लॉट 4000 स्क्वायर फीट का है, तो आप उस पर एक बिल्डिंग बना सकते हो बस 4000 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस की। इसका मतलब है या तो आप उस पूरे प्लॉट पर एक 1 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो 4000 स्क्वायर फीट की, या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो 2000 स्क्वायर फीट ईच की। FSI इंट्रोड्यूस हुआ था मुंबई में 1960s में, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। टू बी स्पेसिफिक, वो चाहते थे कि 1980 तक मुंबई में बस 34 लाख की पॉपुलेशन होए। तो क्या FSI सक्सेसफुल रहा? नहीं, क्योंकि आज मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 34 लाख तो छोड़ो। 1980s के दौरान कई लोग रूरल एरिया से मुंबई शहर में आए और इन लोगों ने जगह बनाई धारावी में, जिसकी वजह से वो देश का सबसे बड़ा स्लम बन गया। अब आप में से कई लोग करेक्टली सोचोगे कि मुंबई की अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शहर को अपना FSI बढ़ा देना चाहिए, इससे और बड़ी इमारतें बन जाएंगी और लोगों को घर मिल जाएंगे। पर ये कॉम्प्लिकेटेड है। मुंबई के डिफरेंट इलाकों में FSI 3 to 5 है और सरकार ने कई बार ये FSI बढ़ाया है, पर अगर आप दूसरे शहरों से कंपेयर करोगे तो FSI रिलेटिवली बहुत कम है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ये FSI 3 से 12 के बीच है, टोक्यो में 20 से ज़्यादा और सिंगापुर में तो 25 से ज़्यादा तक। तो मुंबई की सरकार ये FSI बढ़ाती क्यों नहीं है? क्योंकि ये FSI बढ़ाने से पहले आपको शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। FSI तो बढ़ जाएगा और कई घर भी बन जाएंगे, पर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? रोड हो गई, गटर हो गए, क्लीनिंग सर्विसेज हो गई, सीवर लाइन हो गई, ये सब चीज़ें भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। पर मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे आपको ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही शहर है जहाँ गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर अलाइन तक नहीं किया गया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश तो करी गई, पर दोनों साइड से ये नहीं देखा कि फ्लाईओवर और ब्रिज अलाइन होगा भी या नहीं। तो लोग मुंबई आते हैं घर की तलाश में, पर उधर अफोर्ड करना मुश्किल है क्योंकि FSI कम है। FSI कम इसलिए है क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। इसी वजह से लोग धारावी स्लम एरिया या फिर कई इलीगल जगह रहते हैं। तो पानी घर के अंदर आ जाता, पानी के साथ साथ कीड़ा आता, मच्छर आता, हर चीज उसके अंदर आ जाती है। कीचड़ ले लेके चूहा अंदर से थैली बिली सब चीज घसीट के लाता। इतनी तकलीफ हम लोग को है कि फिर भी हम लोग कैसा करके झेल ले रहे, देख लियो। और अगर बाय चांस किसी हॉलीवुड फिल्म ने इन स्लम एरियाज के बारे में पिक्चर बना दी तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। हम इस बात पर ऑफेंड नहीं हो रहे कि जो धारावी में रह रहे उसकी इतनी बुरी हालत है, बल्कि इस बात पे ऑफेंड हो रहे कि हमारे देश की पिक्चर आपने कैसे दिखा दी ऐसी। ये सिचुएशन और भी खराब होती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज कितनी इनकॉम्पिटेंट है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया था कि वो धारावी स्लम एरिया को रीडेवलप करेंगे। इस रीडेवलपमेंट के लिए उनको 47.5 एकड़ की जमीन चाहिए थी, जिसकी ओनर थी रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टेट सरकार ने इंडियन रेलवेज के साथ एक 99 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया, जिससे ये जमीन सरकार को दी जाएगी और फिर सरकार ये जमीन वापस लीज कर सकती है हाउसिंग सोसाइटीज को 30-30 सालों के लिए। पर रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्टेट सरकार को वापस लीज पर देने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज को मना कर दिया और ये प्रोजेक्ट अटक गया। महाराष्ट्र मिनिस्टर अतुल सावे ने कहा कि सरकार 20 लाख घर बनाना चाहती है 40 लाख लोगों के लिए जो मुंबई की झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, पर 20 लाख तो छोड़ो, बस 2 से 2.5 लाख घर ही बने अभी तक। उन्होंने कहा कि 219 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लीगल इश्यूज की वजह से डिले हुए हैं और 22 की सुनवाई चल रही है कोर्ट्स में। तो हमारी सरकार डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच नेगोशिएट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स अटके रहते हैं। नेट रिजल्ट क्या है कि मुंबई में इतने घर की सप्लाई ही नहीं है। All of the formal housing put together, whether it is public housing or privately built housing, the output was not beyond 20,000 units a year. और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? 2018 के इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया कि मुंबई में 5 लाख घर खाली हैं। 5 लाख घर खाली हैं ऐसे शहर में जहाँ लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास अफोर्डेबल घर नहीं है। भला क्यों?
क्योंकि कई लोगों के लिए मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है। In more recent years, I think one of the facets that we have to look for is that कि Mumbai is no longer only a housing market, it is a investment market. तो कई लोगों ने घर ले रखे मुंबई में, ना तो उधर रहने के लिए और ना उनको रेंट आउट करने के लिए, बस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। इस वैकेंसी के पीछे एक और मेजर प्रॉब्लम है, मुंबई रेंट कंट्रोल एक्ट। 1947 में बॉम्बे में एक रेंट कंट्रोल लॉ पास हुआ था जिसने कहा था कि हाउसिंग रेंट 1940 के प्राइसेस पर फ्रीज हो जाएगा। 1999 में भी एक नया लॉ आया, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसका भी यही कहना था। ये लॉ अप्लाई करता है मुंबई की 23 लाख बिल्डिंग्स में। इस लॉ का मेन पर्पस था कि जो लोग भाड़े पर रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं कि लैंडलॉर्ड बहुत तेजी से रेंट बढ़ा दे जिसकी वजह से उन लोगों को खाली करना पड़े घर। तो इस लॉ की इंटेंशन उनको प्रोटेक्ट करने की थी, पर इसका आउटकम हुआ क्या कि कई लोग अपना घर रेंट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि इस लॉ की वजह से उनको रेंट मार्केट रेट पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई बिल्डिंग्स जिन पर ये लॉ लागू है वो बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि लैंडलॉर्ड्स कोई मेंटेन करना ही नहीं चाहते। उनको है कि मैं पैसा क्यों लगाऊं, ना मुझे ढंग का रेंट मिल रहा है तो मैं ऐसी बुरी हालत में रखूंगा अपनी बिल्डिंग को। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों के पास घर नहीं है मुंबई में रहने के लिए, इसलिए वो रहते हैं झोपड़पट्टी में, जहाँ इतनी बुरी गंदगी है जिसको दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। गाजीपुर का लैंडफिल करीब कुतुब मीनार की हाइट का है। अब कई पहाड़ों पर लैंडस्लाइड्स होती हैं और यही चीज गाजीपुर लैंडफिल में भी होती है। Delhi's Gazipur continues to live in the fear of another trash slide. 2017 में ऐसी ट्रैश स्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब ट्रैश स्लाइड तो बहुत रेयरली होती है, पर हर दिन इस कूड़े के पहाड़ से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। और इसमें आग लगने की बात तो आम बात है, आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर। अभी पिछले हफ्ते भी आग लगी थी तो मैंने फिर 100 नंबर को कॉल किया था, तो 3 दिन में जाकर के इसकी आग बुझा पाए दमकल कर्मी और सारे विभाग वाले। गाजीपुर के एरिया में कई लोग इस वजह से एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। ये आग हमेशा अक्सर लगती रहती है 2-4 दिन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी हो गई वाइफ को। हाँ, आग से धुएं के मारे इतने परेशान हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। और गाजीपुर तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे देश की बुरी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देश का करीब 80 से 90% कूड़ा अनट्रीटेड है। यूजुअली कूड़े को ट्रीट किया जाता है जिससे उसके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स हटा दिए जाए, पर इंडिया में जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, वो पूरी तरह अनट्रीटेड होता है। वो या तो एक लैंडफिल जैसे गाजीपुर लैंडफिल पे डंप किया जाता है या फिर कई बार बस सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और ये बात तो इंडियन सरकार भी मानती है। 2017 में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इंडिया का 40% प्लास्टिक वेस्ट ट्रीट नहीं होता बल्कि डायरेक्टली इंडियन सड़कों पर फेंका जाता है। इसी वजह से कई लोग शॉक हो जाते हैं देखकर कि हमारे शहर कितने गंदे हैं। पर कई इंडियंस इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे कि फॉरेन लोग हमारी गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। This is the unfortunate reality of life in India. It's very dirty. Cows eating trash. That's just sad, man. वो गंदगी से ऑफेंड नहीं होंगे बल्कि इस बात से होंगे कि तुम्हारा शहर भी तो गंदा है, उसके बारे में बात करो। कूड़ा तो कम से कम हमें दिख तो जाता है। एयर पोल्यूशन तो ऐसी चीज है जो कई लोग को दिखती भी नहीं है। लैंसेट की एक स्टडी ने दिखाया कि 2017 में 12 लाख इंडियंस एयर पोल्यूशन की वजह से मरे। पर एयर पोल्यूशन के बारे में ना कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है और ना हिंदू मुस्लिम। इससे कोई पॉलिटिकल लीडर इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। दुनिया में टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से 9 इंडियन शहर है। मैं वापस बोलता हूँ, टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से 9 इंडियन है। पर किसको चिंता है? अब आप में से कई लोग बोलोगे कि ये बस इसलिए है क्योंकि हमारा देश गरीब है, पर ऐसे कई गरीब देश हैं जिनके शहर इंडियन शहरों से ज्यादा साफ हैं। जैसे केन्या में नायरोबी शहर ले लो या फिर निकारागुआ में ग्रेनाडा। इन शहरों का बजट दिल्ली और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बहुत कम है, पर फिर भी ये शहर कई ज्यादा साफ है। कई व्लॉगर्स ने ये भी दिखाया है कि सीरिया जैसे देश में जहाँ कई सालों से वायलेंस चल रहा है, उधर के शहर भी इंडियन शहर से ज्यादा साफ है। तो अगर पैसा प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम है क्या? एक प्रॉब्लम है हमारा एटीट्यूड। इस फोटो को देखो, गेस करो ये फोटो कहाँ से है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु? नहीं, ये फोटो है सिंगापुर से। सिंगापुर जो दुनिया का सबसे साफ शहर माना जाता है, पर यह है सिंगापुर का लिटिल इंडिया।
तो इंडियंस ने सिंगापुर जैसे शहर में भी गंदगी पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम बस हम में है? अब आप में से कई लोग बोलोगे कि जनरलाइज करना सही नहीं है, क्योंकि जब इंडियंस न्यूजीलैंड या फिर दूसरे देश भी जाते हैं तो उधर वो साफ सफाई रखते हैं। पर रियलिटी है कि दोनों चीजें सही हो सकती हैं, कि हम में एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, पर अगर हम एक ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ रूल और पनिशमेंट हो तो हम उधर साफ सफाई करते हैं। इसी चीज के बारे में बात करी थी अनामिक नागरिक ने, जो इंडियन शहरों को साफ करने में तुले हुए हैं। उन्होंने 2 थ्योरीज की बात करी। पहली थ्योरी है नो ब्रोकन विंडो थ्योरी, जो कहती है कि अगर किसी सड़क पर टूटी हुई खिड़कियां होती हैं तो हमें उस जगह और गंदगी फैलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसलिए जब इंडियन शहरों में हमें थोड़ा सा कचरा दिखता है किसी भी सड़क पर, हम अपना भी कचरा उधर डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं। पर जब आप इन्हीं लोगों को एक साफ सुथरी सड़क दे दोगे तो वो जरूर गिल्टी फील करेंगे उधर कचरा डालने में। जैसे अनामिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेंगलुरु में, जहां उन्होंने देखा कि जब वो एक दीवार को ढंग से साफ कर देते तो उधर लोग पान थूकना बंद करते थे। They painted the wall, they painted a red band at the bottom, they put some flower pots, and incredibly, there were no more pan stains on that wall. And why? Because the person spitting pan is trying his best to be clean. सेकेंड थ्योरी इन्वायरमेंटल साइंस से आती है, जिसको कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इस थ्योरी के हिसाब से जब भी कई लोग एक चीज के लिए एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो कोई भी उनमें से जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। तो अगर एक सड़क है और 10 घर हैं, हर घर ये मानता है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उधर साफ सफाई रखें, जिम्मेदारी तो दूसरे लोगों की है, चाहे वो म्यूनिसिपल वर्कर्स हों या फिर एनजीओ के वर्कर्स। ये एटीट्यूड आज भी कई लोगों में है, जब वो ये मानते हैं कि साफ सफाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ है ये करना। वो छोटे महसूस करते हैं अगर उनको साफ सफाई करने के लिए बोल दिया जाए। ये गंदगी पार्टी के लोग ही साफ करने वाले हैं या कैसे होने वाला है? हम ही करेंगे। ये गंदगी कह रहे हो आप इसको? और भी चीजें देखो, ये देखो ना, आप इधर भी देखो, एक सेकंड, आप इधर भी देखो। मैं जो आता हूँ, हाँ, अगर आपके घर में कोई विवाह, शादी या पार्टी होती है या बच्चे की पार्टी होती है, आप अपने घर में फूल उड़ाते हो तो वो क्या गंद हो गया क्या? ये एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है कल्चरल चेंज से। जैसे आप जापान पर नजर डालो, जहाँ कई लोग मानते हैं कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ सफाई रखना। वो लोग ये नहीं सोचते कि ये काम तो बड़ा नीच काम है। 毎日掃除はしますか？毎日やりますよ。朝と夜。2回2回やります。でいつも道がきれいになってます。कतर में फीफा वर्ल्ड कप मैच के बाद भी कई जापानीज फैंस देखे गए साफ सफाई करते हुए। अब इस एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए हमारी जिम्मेदारी तो है ही, पर सरकार की भी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती नहीं है। मैं करंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ कार्तिक मुरलीधरन की, और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा। ये बहुत मोटी किताब है जो बेसिकली बताती है कि हमारे देश में गवर्नेंस इतनी बेकार क्यों है। इस किताब में कार्तिक मुरलीधरन कहते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस के पास कोई इंसेंटिव है ही नहीं कि वो पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए किसी भी पॉलिटिशियन को हाईएस्ट वोट्स जीतने होते हैं। इसका मतलब है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, और इस वजह से उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता पब्लिक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिससे सबको फायदा पहुंचे, जैसे कूड़ा साफ करना। कार्तिक मुरलीधरन कहते हैं कि देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ही कई पॉलिटिशियंस हमारी रिसोर्सेज कुछ स्पेसिफिक वोट बैंक को देना पसंद करते हैं, ना कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिससे सभी का भला हो, जैसे गंदगी को हटाना या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। और जब काम करना भी होता है तो कार्तिक मुरलीधरन कहते हैं कि पॉलिटिशियंस ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनते हैं जो शॉर्ट टर्म हो और जिससे उनको इलेक्शंस में तुरंत ही फायदा मिल जाए। पर किसी भी शहर को साफ करना शॉर्ट टर्म नहीं होता, समय चाहिए होता है और बहुत रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो शहर को साफ करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्शंस में उनको फायदा मिलेगा या फिर नहीं। इस वजह से आप दिल्ली की भी हालत देख लो। आम आदमी पार्टी की सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम निकालती है या फिर एंटी स्मोक गन्स लॉन्च करती है। ऐसी चीजें जिससे शॉर्ट टर्म में वोटर को ये तो दिखे कि हमारी सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। 2020 में भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च किया था, एक प्लांटेशन ड्राइव शहर के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए। पर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ने यह बताया कि 10 साल में पहली बार दिल्ली में फॉरेस्ट कवर कम हो गया। तो आम आदमी पार्टी को पता है कि एयर पोल्यूशन सॉल्व करने से उनको इलेक्शन में फायदा नहीं मिलेगा,
और वैसे ही वोटर्स एयर पोल्यूशन के बेसिस पर वोट तो करता ही नहीं है, तो क्यों टेंशन ले इस चीज़ के बारे में वो। एक और प्रॉब्लम है जो हमारी पॉलिटिक्स में, वो है कि पावर की बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, जैसे गंदगी को हटाना या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड देशों में से एक है, जहाँ चाइना का बजट 50% से ज़्यादा लोकल लेवल्स पर खर्च होता है, इंडिया का बस 3% बजट लोकल सरकारी लेवल पर खर्च होता है। कई इंडियंस कहते हैं कि चाइना तो इतना सेंट्रलाइज्ड है, पर वो ये भूल जाते हैं कि बजट के मामले में चाइना इंडिया से 17 गुना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। इंडिया इतना सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमारे लीडर्स के बीच एक डर था कि ये देश टिक भी पाएगा या फिर नहीं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना तब बहुत ज़रूरी था। पर अब 75 साल बाद ये करना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें उल्टा और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब क्लीनलीनेस जैसा इशू सबसे अच्छा सॉल्व होगा लोकल लेवल पर हमारे देश में पॉलिटिकल पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लोकल लेवल ऑफिशियल्स के पास बिल्कुल पावर है ही नहीं। करीब 2 करोड़ सरकारी एम्प्लॉइज हैं, पर इन 2 करोड़ में से बस 20 लाख लोग लोकल लेवल पर काम करते हैं, जबकि ये नंबर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में कई ज़्यादा है। चाइना में तो 50% से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉइज लोकल एम्प्लॉइज होते हैं, पर हमारे देश में ऐसा ही नहीं। मोस्ट पॉलिटिकल पावर स्टेट और सेंट्रल लेवल पर है और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है शहर में। प्रॉब्लम हमारी भी है कि हम लोकल सिविक इश्यूज के बारे में सोचते नहीं है वोट करने से पहले। तो क्या इसका मतलब है कि इंडियन शहर हर बार गंदे ही रहेंगे? नहीं, साफ होना मुमकिन है। जैसे इन फोटोज को देखो, ये फोटोज है कोरिया के कैपिटल सोल की 1960s से, पर कुछ ही साल बाद इस शहर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। सोल की तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इंदौर की तस्वीर भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी चीज़ें सॉल्व करना मुमकिन है। बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए लोकल लेवल पर सिविल सोसाइटी के सपोर्ट के साथ। पर इन सारी चीज़ों के बारे में वोटर्स के पास सोचने का टाइम कहाँ है? वो तो ट्रैफिक में बिजी हैं या फिर मुंबई लोकल में धक्के खा रहे हैं, जिसके बाद उनको कहा जाता है कि मुंबई का स्पिरिट इतना अच्छा है। बेंगलुरु की हालत और भी खस्ता है। 27 सितंबर 2023 को कॉमेडियन ट्रेवर नोआ बेंगलुरु में परफॉर्म करने जा रहे थे। अब एक कॉमेडी शो तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हुआ नहीं, पर कई फैंस वेन्यू पर पहुंच ही नहीं पाए ट्रैफिक की वजह से। कई लोग तो अपनी टिकट ट्विटर पर बेचने लग गए क्योंकि उनको पता था कि वो ट्रैफिक की वजह से उधर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ट्रैफिक इतना खराब था कि कई लोग जैम में पिज्जा ऑर्डर करने लग गए। 2023 में दुनिया की 6th कंजेस्टेड सिटी का अवार्ड बेंगलुरु को मिला कि एक एवरेज बेंगलुरु कम्यूटर साल के करीब 250 घंटे ट्रैफिक में गुजारता है। यही सिचुएशन मुंबई की है, जिसके बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कई कॉमेडियंस जोक बना चुके हैं। Mumbai has raised the stakes. Mumbai is like, bro, will there be a road? Nobody knows. जैसे ये है मुंबई के अंधेरी में गोखले ब्रिज और ये है बर्फी वाला फ्लाईओवर। अब दोनों ही गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर नई कंस्ट्रक्शंस नहीं है। गोखले ब्रिज बना था 1960s में, जबकि बर्फी वाला फ्लाईओवर बनाया गया था 2008 में। 2018 में 47 ईयर ओल्ड पुराना गोखले ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से 5 लोग घायल हो गए। तो 2022 में सरकार ने डिसाइड किया कि वो इस ब्रिज को तोड़ेंगे और एक नया ब्रिज बनाएंगे। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फरवरी 2024 में। पर प्रॉब्लम क्या है? गोखले ब्रिज एक तरफ और बर्फी वाला फ्लाईओवर दूसरी तरफ, दोनों मैच नहीं कर रहे। 28 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। हम शायद सोचते ना हो, पर ट्रैफिक का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों इकोनॉमिक भी और हमारी हेल्थ पर भी। जैसे ट्रैफिक एक्सपर्ट MN श्रीहरि और उनकी टीम की रिसर्च ने दिखाया कि बेंगलुरु की ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से शहर को साल का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ऑन एवरेज हर आदमी हर साल करीब 50,000 रुपए गंवाता है इस ट्रैफिक की वजह से। इकोनॉमिक कॉस्ट के अलावा एक मेंटल हेल्थ कॉस्ट भी पड़ती है इस ट्रैफिक से। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं और नॉइज पोल्यूशन का एक डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिस पर खुद का वीडियो बन सकता है 25 मिनट का। पर लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक मेजर कारण गवर्नेंस है। जैसे बेंगलुरु में BBMP उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो एक इलेक्टेड बॉडी है, पर बेंगलुरु में कई और नॉन इलेक्टेड बॉडीज भी हैं, जैसे BDA, KSDP, BMTC और BMRCL। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इन सारी बॉडीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी नॉन इलेक्टेड बॉडीज डायरेक्टली कर्नाटका सरकार को रिपोर्ट करती हैं और ना कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। इसका मतलब है कि म्यूनिसिपल बॉडी
और ये सारी बॉडीज कॉन्स्टेंटली एक साथ लड़ाई करते रहते हैं। स्पेशली क्योंकि कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन दोनों बॉडीज की हैं उनमें ओवरलैप है। जैसे BDA जिम्मेदार है बेंगलुरु की लैंड रेगुलेशन के लिए और KSC भी जिम्मेदार है स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए। तो अगर मान लो बेंगलुरु की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर एक स्लम को ठीक करना चाहती हैं तो वो अकेले नहीं कर सकती, उनको नॉन इलेक्टेड बॉडीज की परमिशन भी मांगनी पड़ेगी। तो भला ये इलेक्टेड बॉडी के पास क्या ही पावर होगी। पर कर्नाटका स्टेट सरकार भी इस चीज को सॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि इस चीज को सॉल्व करने के लिए उनको अपनी पावर देनी होगी लोकल बॉडी को। इसलिए कोई चीफ मिनिस्टर ये करना ही नहीं चाहता। अब मैं सोल्यूशन देना चाहता हूँ दोनों ही इंडियन सरकार को और आपके लिए। इंडियन सरकार के लिए 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है कि हमारी सरकार को लोकल लेवल बॉडीज को ज्यादा पैसा देना होगा। हमें और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, दोनों पैसे के मामले में भी और पॉलिटिकल पावर के मामले में भी। पॉलिटिकल पावर का मतलब ऑटोनॉमी। जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका एक तरीका होता है काम करने का। जैसे अगर कोई अच्छी क्रिकेट टीम होती है तो कैप्टन अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से खेलो, पर रिजल्ट के बेसिस पर सभी को जज किया जाएगा। पर इंडियन सरकार का कहना है उल्टा है। वो अपने एम्प्लॉयज को माइक्रो मैनेज करती है और अकाउंटेबल भी नहीं रखती है रिजल्ट के लिए। उल्टा हमारी सरकार को लोकल लेवल बॉडीज को फ्रीडम देना चाहिए कि आपको जो करना है करो, पर आपको रिजल्ट के बेसिस पर जज किया जाएगा। वो कहते हैं कि हमें इंडियन शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करें। ये हो सकता है रोड टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन फी, पार्किंग फी और कंजेशन चार्जेस के बेसिस पर। बेंगलुरु ने महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी हैं, जिसको कई रिसर्चर्स ने कहा है कि वो एक अच्छा कदम है फीमेल एम्पावरमेंट के लिए। इस चीज के बारे में मैंने कई वीडियोस में बात भी करी है, जहां मैंने कहा कि इंडियन महिलाएं बेचारी बंद रहती है अपने घरों में। इस स्कीम की वजह से वो कम घर के बाहर तो जा रही हैं। पर बेंगलुरु सरकार ने लोकल बॉडीज का ना ही रेवेन्यू इंक्रीज किया और ना बसेस की सप्लाई इंक्रीज करी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रेशर और बढ़ गया। उल्टा स्टेट सरकार को सिटी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आप अपना बजट खुद संभालो और आप जिम्मेदार होंगे अपने आउटकम्स के लिए। और अगर मैं आपकी बात करूं तो प्लीज डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करो। हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन की बजाय सबको एक मसीहा चाहिए प्राइम मिनिस्टर की पद पर, जो हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। पर भाई ऐसा काम नहीं करता है। इमेजिन करो कि किसी कंपनी में इतनी सेंट्रलाइजेशन हो जाए कि CEO को ही सारे डिसीजन लेने पड़े। तो अगर आपको छुट्टी भी चाहिए, आपको CEO से अप्रूवल चाहिए होगा, तो ये काम करेगा नहीं। अगर आपकी सड़क गंदी है, क्या आप प्राइम मिनिस्टर को आप टैग करोगे ट्विटर पर कि वो सड़क पर सफाई करवाएं? पर अगर बजट और पावर लोकल ऑफिशियल के हाथ में होगी तो कम से कम आप उनके ऑफिस के सामने जाकर चिल्ला तो सकते हो कि मेरी सड़क साफ करो। ये प्राइम मिनिस्टर के सामने आप नहीं कर सकते। तो हमें और डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करनी चाहिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन की। तो एक मसीहा की मांग नहीं, बल्कि हजारों लीडर्स की मांग करो, उससे देश बदलेगा। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ वोट करने, तो मिलेंगे थोड़ी देर में। आई जस्ट वोटेड इन दिल्ली। अगर आपका भी पोलिंग डे है इन दिल्ली, बिहार और हरियाणा, देन प्लीज़ गो एंड वोट, बी ए गुड सिटीजन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट। कुछ फ़ायदा हो, शहरों की सिचुएशन बदले। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।